दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला। यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि गिरफ्तारियां आम नहीं होनी चाहिए, खासकर जब संभावित सजा 7 साल से कम कारावास हो। दिशा निर्देश पुलिस को सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने का निर्देश देते हैं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 41 के अनुसार गिरफ्तारी वास्तव में आवश्यक है या नहीं। ये सुनिश्चित करना पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने विभिन्न निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करें। लंबे समय तक हिरासत में रखने की अनुमति देने से पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा करनी चाहिए और उसकी वैधता की पुष्टि करनी चाहिए। इस निर्णय में पुलिस अधिकारी यदि CRPC की धारा 41A में उल्लिखित नियमों और गिरफ्तारी के लिए अरनेश कुमार दिशा निर्देशों की अवहेलना करती है, तो इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या था मामला। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले को अदालत तक पहुंचाने वाले अरनेश कुमार की शादी श्वेता किरण से हुई। उनका विवाह समारोह 1 जुलाई 2007 को हुआ। पत्नी ने पति के ऊपर आरोप लगाया कि उसके सास ससुर ने दहेज में 2 लाख रुपए मांगे। 8 लाख, एक मारुति कार, एक एयर कंडीशनर, एक टेलीविजन सेट और अन्य चीजें। पत्नी का कहना था कि जब उसने अरनेश कुमार को इस बारे में बताया तो उसने अपनी मां का पक्ष लिया और किसी और से शादी करने की धमकी भी दी। इसके अतिरिक्त वह बताती है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण उसे वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। अरनेश कुमार ने आरोपों को गलत बताया और आरोपों से इनकार किया। उन्होंने संभावित आरोप से पहले गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा अग्रिम जमानत पाने की कोशिश की, लेकिन उनके अनुरोध को सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों ने खारिज कर दिया। चूंकि अग्रिम जमानत हासिल करने का उनका प्रयास असफल रहा, इसलिए उन्होंने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के रूप में एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से अपना मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में इन मुख्य मुद्दों को उठाया गया था। आइए जानते हैं। 1. क्या व्यक्ति अपीलकर्ता अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है? 2. क्या किसी पुलिस अधिकारी को शिकायत के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना चाहिए? 3. यदि उस व्यक्ति पर गंभीर अपराध का संदेह हो, यदि हाँ, तो गिरफ्तारी के दौरान जांच एजेंसी को किन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए? 4. यदि कोई महिला भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 जो वैवाहिक क्रूरता से संबंधित है कानून का दुरुपयोग करती है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? दोस्तों, आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। जजमेंट 2 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका SPL का जवाब दिया, जिन्होंने इस कानून के तहत उनकी और उनके परिवार की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों के पैनल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 41(1)(a) के आवेदन की जांच की, जो कानून बनाने से पहले कुछ गिरफ्तारी प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में अदालत ने कहा कि धारा 498A असंतुष्ट पत्नियों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गई है, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त सबूत के बिना पुलिस निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि धारा गैर जमानती और संज्ञेय है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कुछ महिलाएं अपने पतियों और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए दहेज विरोधी कानून धारा 498A का दुरुपयोग कर रही हैं। इसलिए अदालत ने पुलिस को केवल शिकायतों के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। इसके अलावा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में अदालत ने पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 का पालन करने का निर्देश दिया, जो गिरफ्तारी की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए एक चेकलिस्ट प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त अदालत ने कहा कि एक मजिस्ट्रेट को यह आकलन करना चाहिए कि हिरासत में लिए गए आरोपी व्यक्ति को आगे की हिरासत में रखा जाना चाहिए या नहीं। इस निर्णय का उद्देश्य कानून के दुरुपयोग को रोकने और आरोपियों के अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाना था। दोस्तों, आइए जानते हैं अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में अपने फैसले के पैराग्राफ 13 में पुलिस अधिकारियों द्वारा अनावश्यक गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेटों द्वारा अधिकृत अनुचित हिरासत को रोकने के लिए निर्देश जारी किए। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
राज्य सरकारों को अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने पर किसी को स्वचालित रूप से गिरफ्तार न करें। गिरफ्तारी पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब स्थिति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में उल्लिखित मानदंडों के अनुरूप हो। सभी पुलिस अधिकारियों के पास धारा 41(1)(b) में उल्लिखित विशिष्ट धाराओं वाली एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। आरोपी को आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते समय पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी को उचित ठहराने वाले कारणों और सबूतों के साथ चेकलिस्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। मजिस्ट्रेट को आगे की हिरासत को अधिकृत करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट में दिए गए कारणों को दर्ज करने और उनसे संतुष्ट होने के बाद ही हिरासत जारी रखने की मंजूरी देनी चाहिए। किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार न करने के निर्णय की सूचना मामले की शुरुआत से 2 सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक लिखित कारणों के साथ इस समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। मामले की शुरुआत से 2 सप्ताह के भीतर आरोपी व्यक्ति को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के अनुसार उपस्थिति की सूचना दी जानी चाहिए। इस समय सीमा को पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित कारणों के साथ बढ़ाया जा सकता है। इन निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप पुलिस अधिकारी को उपयुक्त उच्च न्यायालय द्वारा अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट जो बिना कारण दर्ज किए हिरासत में लेने की अनुमति देते हैं, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई विभागीय कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के परिणाम। मई 2021 में एमिकस क्यूरी अदालत के एक निष्पक्ष सलाहकार ने चिंता जताई कि मध्य प्रदेश पुलिस अरनेश कुमार दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक DGP को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि पुलिस इन दिशा निर्देशों का पालन करे। जिन लोगों को अरनेश कुमार दिशा निर्देशों का पालन किए बिना गिरफ्तार किया गया था, उन्हें इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आधार पर नियमित जमानत लेने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने राज्य न्यायिक अकादमी से पुलिस अधिकारियों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों को इन दिशा निर्देशों के बारे में शिक्षित करने का भी आग्रह किया। अगस्त 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार दिशा निर्देशों की अवहेलना के लिए एक पुलिस अधिकारी को अवमानना के लिए जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने पुलिस अधिकारी को 14 दिन की कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि वैवाहिक क्रूरता से संबंधित प्रावधान है, के तहत व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारियां आदर्श के बजाय अपवाद होनी चाहिए, खासकर 7 साल से कम कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में न्यायालय ने पुलिस को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दिया और मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया कि वे हिरासत को अधिकृत करने से पहले इसकी आवश्यकता का मूल्यांकन करें। इस निर्णय का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हुए कानून के दुरुपयोग को रोकना था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की गलत गिरफ्तारी की गई है, तो आप इस जजमेंट को अपने केस में लगा सकते हैं। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।